नमस्कार दोस्तों, क्विक लर्निंग टीम में आपका स्वागत है। और अब हम पढ़ेंगे विश्व भूगोल के बारे में। तो ये विश्व भूगोल सीरीज का भाग 1 है, जिसमें हमने ब्रह्मांड और सौर मंडल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर किया है, जो आपके यूपी SSC और SSC आदि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इरेस्टोस्थनीज नाम के एक यूनानी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने ज्योग्राफिका शब्द का इस्तेमाल किया था। ज्योग्राफिका शब्द का जो अर्थ होता है, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जियो और ग्राफी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी को मापना अथवा पृथ्वी का वर्णन करना। और भूगोल के पिता किसको कहते हैं? हिकैटियस को। अगर आपके क्वेश्चन में हिकैटियस का नाम आता है तो अब हमेशा उसी को ही टिक करेंगे, लेकिन अगर उनका नाम नहीं है तो इरेटोस्थनीज को टिक करेंगे। आइए अब जानते हैं अन्य भूगोल शास्त्री लोगों के बारे में। तो अन्य में कौन कौन से आते हैं? एक आते हैं पॉलीडोनियस, इनको भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं। अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। जो आज भूगोल का स्वरूप हम देखते हैं, उनके जनक कौन है? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। और तीसरे हैं टॉलमी, इनको मानचित्र कला का जनक कहते हैं। इन्होंने अक्षांश और देशांतर आदि का वर्णन किया था, और इसलिए इनको मानचित्र कला का जनक कहते हैं। सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक अरस्तु, अरस्तु का नाम आपने सुना होगा। तो अरस्तु ने विश्व को गोलाब कहा था। और छठी सदी ईसा पूर्व में सबसे पहले थेल्स ने, थेल्स का नाम आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, थेल्स थ्योरम आती है एक मैथ्स में। तो उन्होंने पृथ्वी के आकार और इसकी प्रकृति के बारे में पहले व्याख्या की थी। आइए अब हम जानते हैं ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड हम सब लोग जानते हैं कि ब्रह्मांड बहुत ही विस्तृत है। इसको क्या बोलते हैं? कॉस्मोस। अब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? इसकी उत्पत्ति के दो सिद्धांत हैं, एक सामान्य स्थिति का सिद्धांत और दूसरा है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत जो है, इसको भी फर्दर दो भागों में बांटा गया है। पहला निरंतर सृष्टि का सिद्धांत और दूसरा है संकुचन एवं प्रसरण का सिद्धांत। निरंतर सृष्टि का सिद्धांत ये कहता है कि पहले कुछ बना, फिर उसमें टूट फूट हुई, जिससे और कुछ बना, और फिर उससे कुछ और, इस तरह से बढ़ता चला गया। और संकुचन और प्रसरण का सिद्धांत ये है कि ब्रह्मांड एक बिंदु से शुरू होता गया और बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और अंत में ये उसी एक बिंदु पे आके समाप्त हो जाएगा। ये संकुचन और प्रसरण का सिद्धांत ये कहता है। इसके अलावा अब हम जानते हैं कि टॉलमी ने सबसे पहले ये बताया था कि सूर्य, चंद्रमा और तारे ये सभी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। लेकिन उसके बाद 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस, एक ये स्पेस साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। मतलब इन्होंने ये बताया कि सूर्य बीच में है और इसके चारों ओर पृथ्वी और अन्य जितने भी ग्रह हैं वो इसके परिक्रमा कर रहे हैं। उसके बाद चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा, इनके बीच में जो भी काला वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, अंतरिक्ष का जो भी ये भाग पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सिसलूनर। ठीक है, अब देखते हैं, आपको ये चित्र में दिख रहा होगा, ये आकाश गंगा होती है, इसमें असंख्य तारे और ग्रह, नक्षत्र, ये सब इसमें होते हैं। तो ब्रह्मांड में लगभग इस तरह की 100 अरब से भी ज़्यादा आकाश गंगाएँ हैं। ये क्या होती हैं? तो आकाश गंगा में क्या होता है? ये तारों का समूह होती हैं, जिसमें धूल और गैस के कण भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इनकी अन्य विशेषताएं देखते हैं। हमारी आकाशगंगा कौन सी है? हमारी आकाशगंगा को क्या बोलते हैं? मंदाकिनी। इसके बहुत सारे अन्य नाम भी हैं, जैसे दुग्ध मेखला, इसको मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे नज़दीक जो आकाशगंगा अपनी आकाशगंगा से, उसका नाम क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका नाम है एंड्रोमेडा। और इन आकाशगंगाओं में बहुत सारे तारे और तारों के समूह पाए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि हमारी आकाशगंगा में सबसे ठंडा और चमकीले तारों का समूह कौन सा है? तो उसका नाम है ओरियन नेब्यूला। ओरियन नेब्यूला जो है, ये सबसे ठंडे और चमकीले तारों का समूह है। इसके अलावा अन्य मुख्य बिंदु देखते हैं कि ब्रह्मांड में और क्या क्या है। तो सबसे पहले तारामंडल, तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। अभी तक का खोजा गया सबसे बड़ा जो तारामंडल है, उसका क्या नाम है? उसको नाम दिया गया है हाइड्रा। नेक्स्ट, निहारिका। निहारिका क्या होती है? आकाश में गैस और धूल के बड़े बड़े प्रकाशमान आकृतियाँ पाई जाती हैं,
जो बहुत सारे पिंडों, गैसों, धूलकणों से मिलकर बनी होती है, विभिन्न विभिन्न स्वरूपों में पाई जाती है और विभिन्न विभिन्न रंगों की होती है। इनको क्या बोलते हैं? निहारिका। तो सबसे अपने निकटतम निहारिका अपनी पृथ्वी की कौन सी है? एंड्रोमेडा निहारिका। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं धूमकेतु के बारे में, जिसको हिंदी में पुच्छल तारा भी के नाम से भी जाना जाता है। इसको कॉमेट भी बोलते हैं इंग्लिश में। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर, यानी कि एलिप्टिक पाथ पर ये घूमता रहता है, और इसकी जो पूंछ होती है, यानी कि जो इसका पीछे वाला हिस्सा होता है, वो सूर्य के विपरीत दिशा में होता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरह से ये एक पूंछ की तरह चलता हुआ चला जाता है। इसके बाद क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह को इंग्लिश में एस्ट्रॉयड भी बोलते हैं। तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट पाई जाती है, यानी क्षुद्र ग्रहों की एक पट्टी पाई जाती है। इसमें बहुत सारे इस तरह के पत्थर, पिंड पाए जाते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अभी तक का ज्ञात सबसे चमकीला जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम क्या है? सिरिस। और नग्न आंखों से देखा, मतलब बिना किसी विशेष उपकरण की सहायता से देखा जा सकने वाला पहला क्षुद्र ग्रह कौन सा है? फोरवेस्टा। ठीक है, ये नाम आपको कभी भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अब हम लोग ने आपको धूमकेतु के बारे में बताया था। अब धूमकेतु जो एक है उसका नाम है हैली धूमकेतु, हैली कॉमेट। ये हर 76 साल में अपनी पृथ्वी से देखा जा सकता है। तो पिछली बार ये जब दिखा था, उसके बाद अभी कब दिखेगा? उससे 76 साल बाद, यानी कि जो अगला टाइम इसका आएगा वो 2062 में, इसको 2062 में फिर से देखा जा सकता है। आइए अब देखते हैं सौर मंडल के बारे में। हमारे सौर मंडल में आप जानते हैं क्या क्या पाया जाता है? ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह आदि ये सब पाए जाते हैं। और इसमें जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो हमारा सूर्य होता है। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है सबसे पहली बात, जिसमें 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम और 1.5% कार्बन एवं अदर पाए जाते हैं। ठीक है। इसका जो व्यास है वो 13,92,200 किलोमीटर है, इतना बड़ा इसका व्यास है। तो जो पृथ्वी के व्यास का कितना है? लगभग 110 गुना। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि पृथ्वी का व्यास जो है और उसके सूर्य के व्यास में क्या मतलब कितना संबंध है, कितना रेशियो है उन दोनों का? तो 110 गुना है। ऊर्जा का स्रोत जो है क्या होता है इसमें, सूर्य में? तो आप जानते हैं इसमें हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इतने हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट करके कौन सी रिएक्शन करते हैं? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन आपको पता है, न्यूक्लियर फ्यूज़न। ये किसमें रिएक्शन होती है? ये रिएक्शन होती है हाइड्रोजन बॉम्ब में। तो ये उसमें ऊर्जा का स्रोत होता है। तो ऊर्जा का स्रोत में जो होती है प्रोसेस, वो कौन सी होती है? नाभिकीय संलयन। भ्रमण ये कैसे करता है? पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर। सूर्य से संबंधित कुछ और बातें। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। उसके बाद सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? औसत दूरी हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है। तो ये कभी सूर्य के पास और कभी सूर्य से दूर होती है। तो इसकी जो एवरेज दूरी होती है वो कितनी? 14.98 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य का वह हिस्सा जिसको हम आंखों से देख सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश मंडल। किनारे का वह भाग जो प्रकाशमान नहीं होता है वो क्या कहलाता है? वर्णमंडल। आइए सूर्य के जरा हम आंतरिक संरचना को एक बार ध्यान से देखते हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें बीच के हिस्से को कोर या क्रोड कहते हैं। उसके आसपास रेडियोधर्मी क्षेत्र होता है। उसके बाद जो बाहर का सरफेस होता है, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो जो हिस्सा एक रिंग टाइप की दिखती है तो वो बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो कोरोना कहलाता है। बाकी वर्णमंडल और प्रकाश मंडल के बारे में हम आपको बता चुके हैं। सूर्य में जो क्रोड होता है, क्रोड का ताप कितना होता है? ये बहुत ज़्यादा ताप होता है, 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। बहुत ही ज़्यादा ये यहाँ पे तापमान होता है। और जो बाहरी सतह होती है उसका तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अभी आपको दो चित्र दिख रहे होंगे। ये क्या है? सूर्य से उत्सर्जित ज्वाला के चित्र हैं। ये कहाँ पे पाया जाता है इस तरह की स्थिति? उत्तरी ध्रुव में और दक्षिणी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में इसको बोला जाता है ऑरोरा बोरियोलिस और दक्षिणी ध्रुव पर इसको बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। उत्तरी ध्रुव पर जो भी देश स्थित हैं, जैसे कि उसके आसपास जो भी देश हैं, जैसे नॉर्वे वगैरह हो गए, तो यहाँ पे इस तरह का हम दृश्य देख सकते हैं। और दक्षिणी ध्रुव यानी कि एंटार्कटिका पर हम इस तरह का दृश्य देख सकते हैं। अब और ज्वाला की बात करते हैं।
सौर ज्वाला जो होती है जब ये निकल जाती है सूर्य से, तो वहाँ पे कुछ काले धब्बे बच जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सौर कलंक। सौर कलंक अगर ज़्यादा दिन तक रहते हैं वहाँ पर तो क्या दिक्कत करते हैं? रेडियो संचार में बाधा उत्पन्न करते हैं। सौर कलंक जब एक बनने या बिगड़ने में कितना समय लगता है? लगभग 22 वर्षों का अंतराल लगता है। सूर्य में जो ये काले धब्बे या चमकीले धब्बे पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? प्लेजेस। प्लेजेस क्या होते हैं? सूर्य में स्थित जो ये चमकीले धब्बे होते हैं। आइए सौरमंडल में देखते हैं कौन कौन से ग्रह होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? प्लैनेट्स होते हैं। ग्रह जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। हमारे सौरमंडल में दो तरह के ग्रह होते हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले पार्थिव ग्रह। पार्थिव मतलब जो पार्थिव ग्रह जो एक जिसमें क्या बोल सकते हैं आप, ठोस ग्रह एक तरीके से होते हैं। और जो बाह्य या गैसीय ग्रह होते हैं उसको गैसों से और ये धूलकणों से निर्मित आदि ग्रह होते हैं। ठीक है, तो पार्थिव ग्रह में कौन कौन से ग्रह आते हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तथा बाह्य और गैसीय ग्रह में कौन कौन से आते हैं? अन्य सभी, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। नेक्स्ट देखते हैं। आप लोग देख रहे होंगे इसमें यम को हमने या फिर प्लूटो को इंक्लूड नहीं किया है। क्यों नहीं किया? क्योंकि IUA इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी ने 2006 में एक समिट हुई थी, उसमें कहाँ पे वो समिट हुई थी? चेक रिपब्लिक में हुई थी, चेक गणराज्य में हुई थी, जिसमें प्लूटो यानी यम को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया था। अब देखें आकार की दृष्टि से घटता हुआ क्रम, सारे ग्रहों का बढ़ते से घटते हुए क्रम में दिखाएंगे कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आकार में? बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और फिर सबसे छोटा बुध। अब घनत्व के आधार पर घटता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है, फिर बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर वरुण, फिर बृहस्पति, फिर अरुण, फिर शनि। ये इनका क्या हो गया? घटता हुआ क्रम हो गया घनत्व के आधार पर। अब पढ़ते हैं शुरुआत से एक एक ग्रह के बारे में। तो सबसे पहला ग्रह है बुध ग्रह। इसमें कितने दिन की अवधि होती है? इसमें दिन होता है 58.65 दिन का, पृथ्वी के दिन से अगर तुलना करें, और वर्ष 87.97 दिन। अब ये दोनों ही तुलनाएं पृथ्वी से की जा रही हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं? ये सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य की परिक्रमा में इसको 27 दिन और 23 घंटे लगते हैं। सबसे कम समय इसी को लगता है। क्यों? क्योंकि सूर्य से सबसे पास है, इसलिए सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है। इसका सबसे विशिष्ट गुण क्या है? इसमें चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है, ये इसकी एक विशेषता है। अब पढ़ेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। अगर पृथ्वी से तुलना करें तो इसमें दिन 243 दिन का होता है और वर्ष इसमें 224.7 दिन का होता है। ये सौर मंडल का सबसे चमकीला एवं गर्म ग्रह होता है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन, शाम या भोर का तारा, सौंदर्यता की देवी आदि नाम से जाना जाता है। इसके वायुमंडल में 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसीलिए यहाँ पे जीवन अभी तक नहीं पाया गया, क्योंकि यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो है उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं हम मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह जो होता है ये रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस पर आयरन ऑक्साइड की बहुत ही ज़्यादा उपस्थिति होती है। अपनी धुरी पर इसको परिक्रमा करने में लगभग पृथ्वी के बराबर ही 24 घंटे का समय लगता है और सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन लगते हैं। अगला उपग्रह की बात करते हैं। इसके उपग्रह कितने हैं? 2, फीबोस और डीमोस। इससे पहले हमने आपको शुक्र ग्रह के बारे में भी बताया था, तो शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं होता। आगे बढ़ते हैं ज्वालामुखी के। इसमें एक ज्वालामुखी पाया जाता है जिसका नाम है ओलिम्पस मोन्स, सबसे ऊंचा पर्वत। मंगल ग्रह पे एक सबसे ऊंचा पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। इसकी जो हाइट होती है वो माउंट एवरेस्ट का 3 टाइम्स होती है, मतलब ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा पर्वत है। जीवन की संभावना इस पर प्रकट की गई कि यहाँ जीवन हो सकता है, क्योंकि इसका अच्छी झुकाव व दिन पृथ्वी के बराबर होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट में बृहस्पति ग्रह, जिसको जुपिटर भी कहते हैं। ये हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है जो अपनी धुरी पर 10 घंटे में परिक्रमा कर लेता है और सूर्य के परितः इसको परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। अपनी धुरी पर परिक्रमा करने में इसको सबसे कम समय लगता है। इसके बहुत सारे अन्य नाम भी हैं। इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ गॉड्स भी बोलते हैं। इसके कुल उपग्रह कितने हैं? 67, जिसमें जो गैनीमेड है इसका
वो सबसे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके अलावा इसमें अन्य उपग्रह कौन कौन से, कैलिस्टो, आयो, यूरोपा आदि इसके अन्य उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा रेडियो वेव्स जो रिलीज़ करता है अपने सौरमंडल में, वो यही बृहस्पति ग्रह होता है। इसका जो आयतन होता है वो पृथ्वी का लगभग 1300 गुना होता है। अब बात करते हैं शनि ग्रह की। ये सौरमंडल का सेकंड सबसे बड़ा ग्रह है। ये छल्ले वाला ग्रह होता है, यानी इसके चारों एक रिंग पाई जाती है। ये सबसे चपटा होता है। इसके कुल उपग्रह 64 हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो केवल एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके चारों ओर स्थायी वायुमंडल पाया जाता है। इसका एक उपग्रह होता है फोर्ब्स, जिसकी क्या विशेषता है, यह शनि की कक्षा के विपरीत परिक्रमा करता है। इसके अन्य उपग्रह हैं जैसे कि डियोस, रिया, डियोन, मिसोस आदि। माफ़ कीजिएगा, डियोन है, डियोन, मिसोस, रिया आदि। अब हम बात करते हैं अरुण ग्रह और वरुण ग्रह के बारे में, यानी कि यूरेनस और नेपच्यून के बारे में। यूरेनस जो होता है यह एक हरे रंग का ग्रह होता है। क्यों? क्योंकि इस पर मीथेन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये सूर्य की दिशा में इतना ज़्यादा झुका हुआ होता है कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं। इसके कुल उपग्रह 27 हैं, जैसे एरियल, मिरिंडा, टाइटेनिया आदि। अब पढ़ते हैं नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून जो होता है ये इसमें 14 उपग्रह होते हैं। कौन कौन से? टिट्रॉन और नेरिड जो हैं इसके इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इसका जो वायुमंडल होता है, यानी कि एटमॉस्फेयर, वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होता है। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया आदि गैसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इन दोनों ग्रहों की खोज के बारे में। सन 1781 में विलियम हर्शल ने यूरेनस की खोज की थी, और 1846 में जोहान गोरले ने नेपच्यून की खोज की थी। एक स्पेस शिप था अमेरिका का, वोएजर 2। जब वो स्पेस में गया था तो उसने यूरेनस के 9 रिंग्स का पता लगाया था, जिसमें 5 के नाम उसने अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्साइलन रखा। ये उसने पाँच जो उसकी रिंग थी उसके नाम यही बताए, अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्साइलन। अब बात करते हैं ये इस ग्रह की, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन प्राप्त हुआ है। ये नीला ग्रह क्या है? ये है हमारी प्यारी पृथ्वी। इस पर 71% जल, 29% स्थल पाया जाता है। इस ग्रह पर 23.5 इंच का इसका अक्ष पर झुकाव है। इसका एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है, उपग्रह है, चंद्रमा, जिसको आप जानते हैं। इसकी दिशा क्या है? ये कहाँ परिक्रमा करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है। इसके अलावा चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को हम सेलेनोग्राफी कहते हैं। अब चंद्रमा के बारे में कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। चंद्रमा का जो परिक्रमण और घूर्णन समय है वो एकदम समान होता है, अतः हमें एक ही भाग दिखता है। और उसका कितना प्रतिशत दिखता है एक बार में? हमेशा 57% दिखता है। उससे ज़्यादा हम इसका भाग नहीं देख सकते कभी। अब चंद्रमा जो होता है इसका जो परिक्रमा और घूर्णन का जो समय होता है समान होता है। कितना होता है? 27 दिन और 8 घंटे। चंद्रमा से पृथ्वी पर जो प्रकाश पहुंचता है वो 1.3 सेकंड में पहुंचता है। ज्वार जब आते हैं, ज्वार मतलब जो टाइड्स आते हैं, जो हाई टाइड आता है, वो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण आते हैं। तो इन दोनों शक्ति का जो अनुपात होता है वो 11:5 होता है। मतलब सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसका अगर 11 पार्ट है तो चंद्रमा की कितनी होगी? 5 पार्ट। ये दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है, तब हमको हाई टाइड और लो हाई टाइड देखने को मिलते हैं। इसमें दोनों की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव पाया जाता है। इसके अलावा चंद्रमा का जो व्यास होता है वो 3480 किलोमीटर होता है, और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 होता है। अब अगर हम गुरुत्वाकर्षण का मान ज्ञात करें तो पृथ्वी पर जितना जी पाया जाता है 9.8, उसका ये 1/6 पाया जाता है। अर्थात चंद्रमा पर जो वजन होता है वो पृथ्वी पर वजन की अपेक्षा 1/6 हो जाता है। आप जानते हैं इसके अलावा चंद्रमा से कुछ मुख्य बिंदु और भी हैं संबंधित, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो चंद्रमा जो है इस पर 21 जुलाई 1969 को यूएसए का एक अपोलो 11 नाम का एक मिशन था। तो चंद्रयान उनका भी वहाँ पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर एक स्थान है चंद्रमा पर, वहाँ पर ये उतरा था। इसके अलावा सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर जो पहला इंसान पहुंचा था उसका क्या नाम था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहले व्यक्ति थे जो चंद्रमा पर पहुंचे थे। इसके अलावा
जो पृथ्वी और चंद्रमा इन दोनों को अक्षों का जो इन दोनों के जो अक्ष है उनका आपस में कोण कितना है 58.48 डिग्री। भारत का चंद्रयान मिशन 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर पहुंचा था। इसके अलावा भारत का चंद्रयान मिशन 2 जो हुआ था, जो आंशिक रूप से सफल रहा था, वो कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई सन 2019 को लॉन्च किया गया था। यह कुछ किलोमीटर पहले ही, चंद्रमा के पहले ही इसका कांटेक्ट हमसे हट गया था और ये आंशिक रूप से सफल रहा था, ये पूर्णतः निष्फल नहीं हुआ था। इसरो के द्वारा इस मिशन का संचालन किया गया था। आइए अब आगे जानते हैं। ये एक टेबल आपके सामने दिख रही है, इसमें सभी ग्रह के व्यास, परिक्रमण समय, उपग्रहों की संख्या आदि का एक साथ विवरण दिया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको देख सकते हैं। इसको देखने से ये आपके दिमाग में स्टे करेगा और ये आपको याद भी हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्लूटो को आपने देखा था, इनको ग्रहों की लिस्ट से हटा दिया गया था। किसने हटाया था? देखते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी IUA ने 2006 में प्लूटो को ग्रहों की जो श्रेणी है उससे हटाकर बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया था। फिर इसने क्या किया, 2008 में एक नई श्रेणी इसी के नाम प्लूटाइड पे बनाए और उसमें इसको रख दिया। इसके अलावा इसमें और किसको किसको रखा गया? इसके अलावा सिरस, चेरॉन, 2003 UB313 इरिस, इन अन्य बौने ग्रहों को भी इसी श्रेणी में रखा गया। प्लूटो के 3 उपग्रह हैं। कौन कौन से? एक है शेरॉन, जो उसकी परिक्रमा करते हैं। कौन कौन से? शेरॉन, ठीक है, निक्स, हाइड्रा, ये 3 इसके उपग्रह हैं। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि जितने भी ग्रह हैं सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। सूर्य की चारों परिक्रमा करते हुए अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन शुक्र और वरुण पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, यानी कि वीनस और यूरेनस पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर अब समाप्त होता है। आशा करते हैं आप लोगों को सब समझ में आया होगा। इसी तरीके से और लेक्चर्स के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।